हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स हेल्प चैनल। तो आज हम एचआरए कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे कि एचआरए कैसे कैलकुलेट होता है, क्या क्या सिनारियो में क्या क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे। एचआरए मीन्स हाउस रेंट अलावेंस। ठीक है, चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मैंने वर्ड पर सारे प्रोविजंस बना रखे हैं, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और सारा एचआरए का कैलकुलेशन हमारा ये 7 पार्ट्स में होगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एचआरए होता क्या है। तो हाउस रेंट अलावेंस है। तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पर भी हम नौकरी करते हैं, तो जो हमारा एम्प्लॉयर है, जिसके पास हम नौकरी कर रहे हैं, वो हमें एचआरए दैट मीन्स हमारे को महंगाई बोलूँगा, हम जो भी घर पर रहते हैं, जो हमारा जैसे रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो उस रेंट के बिहाफ में हमें जो भी हमारा एम्प्लॉयर देता है, वो उसे एचआरए कहते हैं। ठीक है, तो अब एचआरए में हमें एग्जेम्पशन रूल्स एंड टैक्स डिडक्शंस कैसे मिलता है, कितना मिलता है, हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो सैलरी इंडिविजुअल है, जो नौकरी करते हैं एंड हु लिव्ड इन रेंटेड हाउस कैन क्लेम द एचआरए टू लोअर देयर टैक्स। तो जो नौकरी करते हैं और रेंटेड हाउस में रहते हैं और जिन्हें अपने एम्प्लॉयर से एचआरए मिलता है, तो वो यहाँ पर एचआरए का एग्जेम्पशन ले सकते हैं और अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। इधर वोली भी हो सकती है, पार्शली भी हो सकती है। ठीक है, द अलाउंस इज फॉर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेंटल एकोमोडेशन। तो जो हम रेंट पर रहते हैं, उससे रिलेटेड हमें जो भी एचआरए मिलता है, तो उसी के अलाउंस को हम एज ए एक्सपेंस यहाँ पर क्लेम होता है। इफ़ यू डोंट लिव इन रेंटेड अकोमोडेशन, दिस अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। इसका मतलब है अगर हमें एचआरए मिल रहा है कंपनी से सॉरी, बट हम रेंटेड प्रॉपर्टी में नहीं रहते हैं, तो हमारा फुल एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा, हमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इन पॉइंट्स में हम इस सेक्शन के बारे में पूरा देखेंगे। तो जो पहला है, हाउ इज टैक्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एचआरए कैलकुलेटेड। तो ये कैसे होता है, फिर कैन आई क्लेम एचआरए एंड डिडक्शन ऑन होम लोन इंटरेस्ट एज वेल, एंड व्हेन डू यू नीड लैंडलॉर्ड्स पैन नंबर, व्हाट इफ एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड मी विद एचआरए। उसके फिर हम एग्जाम्पल वगैरह लेंगे। देन हाउ टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG, ये भी एक एचआरए का ही फॉर्म है, हम इसे भी देखेंगे। एंड हाउ टू क्लेम एचआरए व्हेन लिविंग विद पेरेंट्स। तो ये 7 पॉइंट्स हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो, हाउ इज टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम एचआरए कैलकुलेटेड। तो इस एचआरए को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, हम वो यहाँ देखेंगे। द डिडक्शन अवेलेबल इज द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। तो हमें ये 3 तरीके से कैलकुलेशन, ये तीनों कैलकुलेशन करनी है। इसमें से जो भी सबसे कम आएगा, जो भी लीस्ट होगा, उतना हमें एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल जो है हम अभी नीचे इलस्ट्रेशन, ये देखिए हमारा 5 नंबर में इलस्ट्रेशन है, तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे। तो सबसे पहला तो हमें एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, यानी जो पहला है वो ये है कि एक्चुअल में हमें एम्प्लॉयर से कितना एचआरए मिला है। ठीक है, तो पहला तो ये सबसे आसान है, जितना मिला वो डाल दीजिए। सेकंड जो है 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो जो हमारी बेसिक सैलरी है, हमें ग्रॉस सैलरी यहाँ पर नहीं लेना है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी बेसिक सैलरी कितनी है, प्लस हमें डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता हिंदी में कहते हैं, ये कितना मिलता है पूरे साल का। तो ये हम पूरा निकालेंगे साल का, और जितना भी आता है टोटल अमाउंट इसका, उसका 50% हम निकालेंगे जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं। मेट्रो सिटी डेट मीन्स दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इस तरह के हमारी जो 4 है, हम नीचे आगे देखेंगे। तो अगर उन मेट्रो सिटीज़ में आप रहते हैं, तो इस डीए और सैलरी, जो बेसिक सैलरी है पूरी साल भर की, डीए भी साल भर का, इसका 50% हम निकालेंगे। और अगर हम अदर देन मेट्रो सिटीज़ रहते हैं, तो हम इसका 40% निकालेंगे। ठीक है, तो जो भी आएगा वो हम यहाँ सेकेंड पॉइंट पे लिख देंगे। तो सेकेंड का हमारा कैलकुलेशन ऐसा होगा, ये हम इलस्ट्रेशन में डिटेल में देखेंगे। थर्ड जो है, हमें यहाँ पर देखना है कि हमें एक्चुअल रेंट हमने पेड कितना किया हुआ है। सपोज अगर हम 10,000 रुपये महीने का देते हैं, तो साल का हमने 1,20,000 रुपये रेंट पे किया हुआ है। ठीक है, उस 1,20,000 में से हमें माइनस करना है 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो यहाँ पर हमने सैलरी और बेसिक सैलरी और डीए निकाला था, उसका हमें 10% निकालना है।
और उस 10% को एक्चुअल रेंटशिप पेड से माइनस कर देना, तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ हमें लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 3 चीज़ें निकालनी है। अब इसका जो है हम इलिस्ट्रेशन में भी पूरा अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा फॉर्मूला है जिससे हम HRA को हमारा कितना एग्जम्प्ट होगा हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट में देखते हैं, कैन आई क्लेम HRA एंड डिडक्शन ऑन होम लोन इंटरेस्ट एज वेल। तो यहाँ पर अगर बात की जा रही है, अगर हमने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है जिस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो हम वहाँ का इंटरेस्ट प्लस यहाँ पे HRA का डिडक्शन ले सकते हैं क्या। तो इसका आंसर होगा जी हाँ, आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि HRA और इंटरेस्ट का कोई भी लिंकिंग नहीं है, ठीक है। यस, यू मे क्लेम द HRA एज इट हैज़ नो बियरिंग टूवर्ड यूर होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन, बोथ कैन बी क्लेम्ड, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ले सकते हैं आराम से, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो है, व्हेन डू यू नीड लैंडलॉर्ड्स पैन नंबर। तो हम जहाँ पर भी रेंट में रहते हैं तो उस लैंडलॉर्ड का हमें पैन नंबर की आवश्यकता कब पड़ेगी। तो यहाँ देखिए सिंपल लिखा हुआ है, इफ यू हैव टेकन अ हाउस ऑन रेंट एंड आर मेकिंग अ पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख एनुअली, ठीक है। अगर आपने रेंट पर घर ले रखा है और साल भर में आप 1 लाख से ज़्यादा का रेंट पे करते हैं, तो आपको उस केस में लैंडलॉर्ड से पैन नंबर लेना पड़ेगा। किसका? लैंडलॉर्ड का पैन नंबर, जिसे आप अपना रेंट पे करते हैं। एल्स यू मे लूज आउट ऑन दी HRA एग्जाम्पशन, अदरवाइज आपका जो HRA का एग्जाम्पशन है वो आपको नहीं मिलेगा। लैंडलॉर्ड विदाउट अ पैन मस्ट बी विलिंग टू गिव यूर डिक्लेरेशन रिफर सर्कुलर नंबर। एक सर्कुलर नंबर यहाँ पे आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर लैंडलॉर्ड के पास पैन नंबर नहीं है तो वो एक डिक्लेरेशन लेटर लिखकर आपको देगा। तो आपके पास लैंडलॉर्ड का वो डिक्लेरेशन लेटर होना चाहिए। तो आप, और ये कब होगा? जब आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं। तो आप अगर पैन कार्ड नहीं मिलता है तो आप डिक्लेरेशन लेटर लेके अपने पास रख लीजिए और उसे शो करके आप यहाँ पर HRA कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक और पॉइंट आता है कि अगर आपका आप टेनेंट है और अगर आप पे कर रहे हैं किसी NRI लैंडलॉर्ड को, डेट मीन्स नॉन रेसिडेंट इंडियन, कोई फॉरेन कंट्री में रहता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, तो उस केस में आपको क्या करना है? तो उस केस में आपको ऐसा करना है कि जब कभी भी आप उसे रेंट पे करेंगे तो आपको उस रेंट का 30% जो TDS है वो काट लेना है। जैसे अगर हमने साल का 1 लाख रुपए मान के चलिए रेंट पे किया है, तो हम 30% डेट इज 30,000 रुपये TDS काट लेंगे और 70,000 रुपये जो है उस लैंडलॉर्ड को पे करेंगे और 30,000 रुपये हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे एज अ टैक्स ऑफ NRI, ठीक है। तो आई होप आपने ये समझ गए होंगे कि हमें 1 लाख रुपए से अगर ऊपर हम देते हैं तो हमें पैन कार्ड लेना मैंडेटरी है लैंडलॉर्ड का, और अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको एक डिक्लेरेशन लेटर उससे लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इफ एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड मी विद HRA। इसका मतलब है कि हमारा एम्प्लॉयर जो है वो हमें HRA नहीं दे रहा है, तो क्या कर रहा है? चलिए आगे देखते हैं। इफ पे रेंट फॉर एनी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन ऑक्युपाइड बाय यू, इसका मतलब है कि अगर हम कहीं रेंट से रह रहे हैं, वहाँ पे हमें एम्प्लॉयर HRA नहीं दे रहा, बट हम जहाँ पर रेंट पे रहते हैं तो वहाँ का जो भी पूरा पैसा है वो हमारा एम्प्लॉयर डायरेक्टली पे कर देता है, या फिर एम्प्लॉयर ने ही हमारी रहने की सारी व्यवस्था करके रखा हुआ है, जहाँ पे हम फ्री में रहते हैं, उसका सारा खर्चा हमारा एम्प्लॉयर उठाता है, ठीक है। तो ये बट डू नॉट रिसीव HRA फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, दैट मीन्स हम रह तो रहे हैं रेसिडेंशियल एकोमोडेशन ऑक्युपाइड बाय यू, जहाँ पर हम हैं, इसका सारा रेंट एम्प्लॉयर पे कर देता है और हमें कोई भी HRA नहीं मिलता। तो इस केस में हम क्या करें? तो इस केस में यू कैन स्टिल क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो यहाँ पर चैप्टर 6A का डिडक्शन है जो 80 में सारे आते हैं, तो वहाँ पर 80GG का एक कॉन्सेप्ट है। तो इस केस में आप 80GG में अपना रेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसे लेने के लिए आपको कुछ कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो कंडीशंस ओके होनी चाहिए, तो ही आप 80GG में डिडक्शन ले पाएंगे।
तो कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड टू क्लेम दिस डिडक्शन। तो जो पहली है, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड, यानी आप आइदर सैलरीड मैन होना या आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो, ठीक है, आप कहीं नौकरी करने हो ना, या आप खुद का सेल्फ एम्प्लॉय यानी खुद के लिए अपना काम कर रहे हैं, पहली चीज। सेकेंड, यू हैव नॉट रिसीव्ड HRA एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर फॉर विच यू आर क्लेमिंग 80 GG। इसका मतलब है जब आप 80 GG में अपना डिडक्शन क्लेम करेंगे तो उस साल आप HRA नहीं आपको मिला होगा, यानी आपने कहीं से भी HRA रिसीव नहीं किया होगा, तो आप 80 GG में क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने HRA ऊपर ये सेक्शन में अगर आपने क्लेम कर लिया, यहाँ पर सबसे पहले जहाँ सैलरी का आपको प्रोविजन का जो मिलता है, तो आपको 80 GG में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन थी। थर्ड, यू और यूर स्पाउस, इट मीन्स आप, आपकी पति या आपकी पत्नी, आपके माइनर बच्चे, या फिर आपका जो HUF है ऑफ विच यू आर अ मेंबर, यानी आपकी HUF है और आप उसमें मेंबर हैं, डू नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन एट अ प्लेस वेयर यू करेंटली रिसाइड। इट मीन्स आप जहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं वहाँ पर आपके पास कोई भी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन नहीं है। दैट मीन्स आपका ओन्ड घर नहीं है, जहाँ पर आपका पता चला, आप सपोज आप नागपुर में रेंट पे रह रहे हैं और नागपुर में ही आपका खुद का घर भी है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है आपको यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, अब जहाँ पर आप अपने ऑफिस की वर्क कर रहे हैं वहाँ पर आपका अगर घर है तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट और कैरियर बिजनेस और प्रोफेशन, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड में जैसे हमने अपना खुद का बिजनेस हम जब करते हैं तो वहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, वहीं अगर आपका खुद का घर है तो आपको 80 GG में बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका खुद का घर वहाँ नहीं होना। अब आते हैं इसकी एक और कंडीशन है, इन केस यू ओन एनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस मेंशन अबव। दैट मीन्स हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ नहीं, सपोज हम नागपुर में हैं काम करते हैं और हमारा घर है मुंबई में, तो ये केस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ लिखा है, इन केस यू ओन एनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस मेंशन अबव, then you should not claim the benefit of that property as self-occupied. The other property would be deemed to be let out in order to claim the 80 GG deduction. तो ये इसमें ऐसा कह रहा है कि सपोज आप काम कर रहे हैं नागपुर में और आपकी खुद की जो प्रॉपर्टी, आपका जो खुद का घर है वो है मुंबई में, ठीक है। तो इस केस में ये होगा कि आप जब 80 GG में डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, किसका, जहां आप नागपुर की प्रॉपर्टी में जहां आप रेंट पर रहते हैं उसका डिडक्शन अगर 80 GG में डिडक्शन ले रहे हैं, देन आपकी जो मुंबई की प्रॉपर्टी है उसको आप सेल्फ ऑक्युपाइड करके उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। अब ये जो है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का प्रोविजन है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास खुद एक ही घर है तो आप उसको सेल्फ ऑक्युपाइड करके कर सकते हैं और उस पर कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं लगेंगे। तो और अगर आपके पास सपोज 2 घर हैं तो आप उसमें से कोई भी एक घर को सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हैं, और सेकंड घर जो होगा उसमें अगर आप उसको रेंट में दे चाहे ना दे, चाहे आपका वो घर बंद हो, वहाँ कोई ना रह रहा हो, बट आपको वहाँ पर डीम्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। दैट मीन्स ऐसा देखा जाएगा कि उस एरिया में आपका जो घर है उस घर को अगर हम रेंट पे देते हैं तो कितने पैसे बाय डिफॉल्ट मिल सकते हैं, तो वो डीम्ड होता है। दैट मीन्स आपने दिया तो नहीं है बट ऐसा माना जाएगा कि आपने रेंट पर दिया है, और जो रेंट के पैसे हैं साल भर के निकाल के आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर आपकी नागपुर में प्रॉपर्टी है जिसमें नागपुर में आप रह रहे हैं रेंट पे, जहाँ पे आपने 80 GG का डिडक्शन ले लिया है, तो उस केस में अगर मान के चलिए मुंबई में आपका खुद का घर है तो आप मुंबई के घर में सेल्फ ऑक्युपाइड करके आप प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड करके स्टेटस नहीं ले पाएंगे, और उस प्रॉपर्टी का डीम्ड टैक्स दैट इज द अदर प्रॉपर्टी वुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट। ऐसा माना जाएगा कि आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट दिया हुआ है, यानी आपने रेंट पर दिया हुआ है, और जो भी रेंट आएगा आपको उसका टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ होगी। आई होप आप इसमें समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखिए इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन दैट एग्जाम्पल, अब इसमें देखिए एक अनवर है
दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट है उनका, उन्होंने एक रेंट पर घर लिया हुआ है जिसका रेंट है 15,000 रुपये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और उन्हें 25,000 रुपये उनकी बेसिक सैलरी है, और उन्हें डीए मिलता है 2,000 रुपये, विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी। हाँ, तो हम एक और चीज़ देखेंगे जहाँ पर हम 25%, 40%, 50% और 10% जो निकाल रहे थे बेसिक प्लस डीए का, तो जो डीए है वो हमारा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होना चाहिए। दैट इज ये डीए हमारा सैलरी का ही पार्ट है, ऐसा होगा तो हमें इसे ऐड करना है। अगर ये फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी नहीं होगा तो आपको डीए नहीं लेना है, ठीक है। एंड ही आल्सो रिसीव एचआरए ऑफ 1 लाख फ्रॉम हिज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर। लेट अस अंडरस्टैंड द एचआरए कंपोनेंट दैट वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उनको 15,000 रुपये रेंट पे करता है वो, 25,000 बेसिक सैलरी है, 2,000 डीए है और 1 लाख रुपये उसे एचआरए मिला है। तो हमने देखा था सबसे पहले तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड वो हमारा 1 लाख हमने यहाँ डाल दिया। फिर हमने सेकंड देखा था कि हमारा रेंट पेड, जो भी हमने रेंट पेड किया हमने कितना पे किया है, देखिए 1,15,000 हमने पर मंथ देते हैं, तो 15,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,80,000 रुपये हमने रेंट पे किया हुआ है। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए सैलरी। तो देखिए बेसिक हमारी थी 25,000 पर मंथ, तो उसको 12 से इंटू किया, 2,000 पर मंथ उसको 12 से इंटू किया, तो ये पूरा हमारा कितना आ जाता है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक सेकंड में एक्सेल पे एक निकाल लेता हूँ, ठीक। ये हम यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने रेंट पे किया 15,000 रुपये, तो यहाँ लेंगे 15,000 इंटू 12, सॉरी, तो ये हमने 1,80,000 रेंट पे किया। इसके बाद हमारी 25,000 पर मंथ सैलरी है, तो हमने अगर 12 मंथ की निकालेंगे प्लस 25,000 इंटू 12, तो ये हमारी सैलरी हो गई 3 लाख रुपए, और हमें डीए मिलता है 2,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12, तो ये देखिए 24,000 हमारा डीए हो गया। तो अगर हम टोटल सैलरी निकालेंगे तो 3 लाख प्लस 24,000, ये हमारी 3,24,000 सैलरी होगी। अब हमें क्या करना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए सैलरी, तो हमें इसका 3,24,000 का 10% निकालना है, दिस इंटू 0.10, तो ये आता है 3,32,000। तो ये अब हमारा एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, तो ये आता है 1,47,600। देखिए 1,47,600, ये हमारा सेकंड आ गया। और थर्ड था, ये हमें देखिए ये न्यू दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली मेट्रो सिटी, तो हमें इसे 50% लेना पड़ेगा। तो कितना, सैलरी प्लस डीए का 50% हमें लेना पड़ेगा। तो ये 3,30,000 का अगर हम 50% ले लेते हैं इंटू 0.5, तो देखिए 1,62,000 आता है। तो थर्ड इज 1,62,000। तो ये तीनों को हमने देखिए निकाला, इसमें से लोवेस्ट कौन सा है, ये है 1 लाख। तो ये जो 1 लाख रुपए का हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा इस केस में। तो इस तरीके से आपको हर केस में एचआरए कैलकुलेट करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में देखिए 1 लाख आया था और इन्हें एचआरए 1 लाख ही मिलता था एम्प्लॉय से, तो पूरा का पूरा एचआरए यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो गया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, हाउ टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, ठीक है। तो अब 80GG हमने जो ऊपर देखा था, अब 80GG में हमें डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है हम ये देखेंगे। तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें लिखा था लीस्ट ऑफ द विल बी कंसिडर्ड एज ए डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। तो सबसे पहला है 5,000 पर मंथ आपको मिलेगा। सेकेंड है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, यानी आपको ये जो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम होगी आपको उसका 25% निकालना पड़ेगा। थर्ड है एक्चुअल रेंट लेस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। जैसे अभी हमने पुराने कैलकुलेशंस किए थे सेम उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा अलग अलग है। तो पहला तो आपको 5,000 पर मंथ आप निकालिए। सेकंड एडजस्टेड टोटल इनकम आपको निकालना पड़ेगा, उसका आपको 25% लेना है सेकंड केस में, और थर्ड केस में आपको एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% निकालना है, और एक्चुअल रेंट आपने जो भी पे किया उससे उस 10% को माइनस कर देना। तो एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है अब वो हम देखेंगे।
एडजस्टेड टोटल इनकम मीन्स टोटल इनकम, हमें सबसे पहले आपको पूरी टोटल इनकम निकालनी है, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर कुछ होगा तो उसे माइनस करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो उसे आपको माइनस करना है अंडर सेक्शन 111A, ठीक है, ये दोनों आपको पहले इसमें माइनस करना है। सेकंड, इनकम अंडर सेक्शन 115A और 115D, ये जो इनकम है आपको ये भी माइनस करनी पड़ेगी। अभी ये क्या होती है मैं अभी आपको बता देता हूँ। एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट डिडक्शन 80G हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए 80GG को तो यहाँ पे नहीं लेना। इसके अलावा सेक्शन 80 टू 80U तक जितने भी डिडक्शन होंगे आपको सब माइनस कर देने हैं। उसके बाद जो इनकम आएगी वो आपकी होगी एडजस्टेड टोटल इनकम। तो सबसे पहले हम ये भी एक बार देख लें 115A में कौन सी इनकम की बात हो रही है। 115A और 115D, इसको आप गूगल में सर्च कर लेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, नहीं तो मैं किसी और वीडियो में इसको बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप ये समझ के चलिए कि एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते वक्त टोटल इनकम लेनी है जिसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 115A और 115D की इनकम और सारे डिडक्शंस 80C से 80U के एक्सेप्ट सेक्शन 80GG, ये आपको माइनस कर देना। जो इनकम आएगी वो होगी एडजस्टेड टोटल इनकम। उस एडजस्टेड टोटल इनकम का सेकंड जगह आपको 25% निकाल के यहाँ रखना है, और यहाँ पर आपको एक्चुअल रेंट जितना भी आपने पे किया उससे 10% जो भी आएगा एडजस्टेड टोटल इनकम से माइनस करना है। अब इन तीनों में से जो भी कम होगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फाइनल टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू क्लेम HRA व्हेन लिविंग विथ पेरेंट्स। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं तो HRA का कैलकुलेशन आप कैसे लेंगे, ठीक है। तो लेट अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल। समीक्षा वर्क इन MNC इन बैंगलोर। समीक्षा नाम की लड़की वो MNC बैंगलोर में काम करती है। थ्रू हर कंपनी प्रोवाइडेड हर विथ HRA, उन्हें उनकी कंपनी ने HRA दिया हुआ है। शी लिव्स हिज पेरेंट्स इन देयर हाउस एंड नॉट इन रेंटेड एकोमोडेशन। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, कोई अकोमोडेशन वगैरह में नहीं रहती। हाउ कैन सी मेक अ यूज ऑफ दिस अलावेंस। समझ गया आप, समीक्षा बैंगलोर में काम करती है, उसे कंपनी से HRA मिलता है, बट समीक्षा अपने पेरेंट के साथ में रहती है, तो वो इस अलावेंस का यूज कैसे कर सकती है। तो समीक्षा कैन पे रेंट टू हर पेरेंट्स एंड क्लेम द अलावेंस प्रोवाइडेड। तो समीक्षा अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर सकती है और उस क्लेम को कर सकती है। ऑल शी हैज टू डू इज एंटर इनटू अ रेंटल एग्रीमेंट विथ हर पेरेंट्स एंड ट्रांसफर मनी टू देम एवरी मंथ। बट समीक्षा को सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ में एक रेंटल एग्रीमेंट बनाना होगा, और रेंटल एग्रीमेंट बनाने के बाद हर महीने जो भी रेंट है उसको ऑनलाइन, दैट मीन्स चेक के थ्रू या डायरेक्ट बैंक के थ्रू, मतलब जो प्रूफ रहे आपका, उन्हें रेंट पे करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, प्रूफ नहीं होगा, कैश में देंगे, और मान लीजिए कैश पेमेंट वैसे प्रूफ नहीं होती है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, एक रेंटल एग्रीमेंट करना होगा अपने पेरेंट के साथ में और उनको हर महीने वो रेंट पे करना होगा। दिस वे समीक्षा कैन मेक अ नाइस गेस्चर टू हर पेरेंट्स while saving on taxes. Her parent will have to show the rent she paid on their income tax return, however they can save a lot of us family. तो इस केस में क्या होगा, समीक्षा तो पे कर देगी और समीक्षा क्लेम कर सकती है, और जो भी रेंट समीक्षा ने अपने पेरेंट्स को पे की है तो उनके पेरेंट्स को वो रेंट इनकम होगी और उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में वो रेंट को शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पे ख़त्म हुए। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिए, आई विल गिव आंसर ऑफ ऑल कमेंट्स। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।